हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग। ठीक है, हमने शुरू किया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसमें थोड़े से टॉपिक रह गए। अब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ठीक है, जिसको हम अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो पहले विटामिन B12 की बात कर लेते हैं। जो विटामिन B12 है उसको हम क्या साइनोकोबैलामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, B12 क्या करती है, आरबीसी की फॉर्मेशन में भी और मैचुरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, जो विटामिन B9 है, फॉलिक एसिड है, उसके साथ मिलकर DNA सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, और जो हमारे नर्व्स हैं, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करती है। तो ये सारे क्या मेन से फंक्शन है विटामिन B12 के। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जब B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की, उसको हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्यों होता है, क्या रीजन है क्यों हो रही है डेफिशिएंसी। ये हो सकता है कि हम विटामिन B12 है उसको क्या डाइट में प्रॉपरली इंटेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस वजह से हो सकती है। या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स हैं वो एक फैक्टर सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। यही जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या है, इलियम में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, और या फिर लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रही है विटामिन। ठीक है, अब हमारे पास विटामिन B12 भी हम डाइट में प्रॉपर ले रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रेजेंट है हमारे पास, स्टमक के जो सेल है वो भी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो हमारा इलियम पार्ट है जहाँ पे विटामिन B12 एब्जॉर्ब होनी ही, मान लो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्या है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है हमारी बॉडी में। आप देखें नेक्स्ट की साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट में जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। फर्स्ट होगा उसका व्हाइट और पेलर स्किन हो जाएगी। ठीक है, फटीग होगा, उसको थकान जल्दी हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, उसको पैरालिसिस, ठीक है, नमनेस उसकी हो जाएगी हैंड्स ऑन फीट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको गेट की प्रॉब्लम, वो इन्हें बैलेंस नहीं कर पाएगा पर्सन अपनी बॉडी को। ठीक है, ठीक ढंग से सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस होगी। और सबसे मेन फीचर जो पर्नीशियस एनीमिया में भी देखा जाता है उसका है स्मूथ रेड बीफी टंग, हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, स्मूथ रेड बीफी टंग, यहाँ से क्या क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम 2 डायग्नोस मैंने लिखे हैं मेन से यहाँ पे। ठीक है, CBC हम करके देखेंगे पेशेंट में, जिसमें पता चलेगा पेशेंट का HB कम है। नेक्स्ट है हमारे पास सीलिंग टेस्ट, हम करके देखेंगे। सीलिंग टेस्ट में हम ये करके देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है हमारे विटामिन B12 को। हम क्या पेशेंट को ओरली विटामिन B12 देते हैं। ठीक है, उसका इनटेक और आउटपुट यूरिन कलेक्शन करके क्या विटामिन B12 का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसमें वो भी मेजर करते हैं। तो ऐसे इनटेक आउटपुट चेक करके कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है विटामिन B12 को या नहीं, उस टेस्ट को हम बोलते हैं सीलिंग टेस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में, हम क्या विटामिन B12 को इंक्रीज कर देंगे डाइट में। ठीक है, जो पेशेंट की डाइट है उसमें विटामिन B12 ज्यादा कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट आएगा उसको सारी लाइफ लॉन्ग के लिए विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि उसकी डेफिशिएंसी ना हो बॉडी में विटामिन B12 की। इनिशियली क्या पेशेंट 2 से 3 हफ्ते तक क्या वीकली इंजेक्शन लेगा और बाद में धीरे धीरे क्या मंथली मतलब मंथ में एक बार ही इंजेक्शन वो लेगा, और ऐसे क्या लाइफ लॉन्ग उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन है हमारे पास वो है डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डायवर्टिकुलाइटिस डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि डायवर्टिकुला होते क्या है। ठीक है, तो डायवर्टिकुला क्या है, सिंगल आउट पाउचिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा इज नोन एज डायवर्टिकुला। ठीक है, जो हमारी इंटेस्टाइन है अगर उसका सिंगल आउट पाउचिंग हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली हमारी क्या ऐसे है म्यूकोजा, अब इसमें क्या हो रहा है आउट पाउचिंग हो जा रही है ऐसे। ठीक है, उसको उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं डायवर्टिकुला। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास डायवर्टिकुलोसिस, जब हमारे पास मल्टीपल आउट पाउचिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, या फिर हर्निएशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, मल्टीपल आउट पाउचिंग और हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा इज नोन एज डायवर्टिकुलोसिस। ठीक है, जब ऐसे डायवर्टिकुला फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, बॉडी में, तो क्या है फिर क्या होगा, इनकी इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, क्योंकि जो फिकल मैटर है या जो फूड है हमारा यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब जहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा जो फूड पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, सारा फूड पार्टिकल्स फिकल मैटर सब यहाँ पे क्या इकट्ठा हो रहा है, फिर ये क्या कर रहा है इसकी इन्फ्लामेशन कर रहा है और इसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है।
इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, डायवर्टिकुलाइटिस। तो डायवर्टिकुलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट इन द डायवर्टिकुला कॉज्ड बाय फूड एंड फीकल मटेरियल, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी इन डायवर्टिकुला में, ठीक है। ये क्यों, ये क्या है, आउट, सबसे पहले मैंने बताया कि जो डायवर्टिकुला है वो क्या है, आउट पाउचिंग है, ठीक है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है, जो म्यूकोजा है, वो क्या आउटवर्डली क्या है, प्रोट्रूड हो रही है, ठीक है, हर्निएट हो रही है। अगर एक सिंगल आउट पाउच प्रेजेंट है तो उसको हम बोल रहे हैं डायवर्टिकुला। अगर मल्टीपल आउट पाउचिंग हमारे पास है, आउट पाउच प्रेजेंट है, उसको बोल रहे हैं डायवर्टिकुलोसिस। और अगर इसी का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। आप देखते हैं आगे इसके रीजन क्या है, क्यों हो रहा है बॉडी में। तो सबसे पहले इडियोपैथिक है, ठीक है, इसका कोई फिक्स्ड रीजन नहीं है कि पेशेंट में क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एडवांस एज, ठीक है। एडवांस एज मतलब जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाएगी तो उसकी जो म्यूकोजा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है, वो क्या है, वीक हो जाएगी। उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, आउट पाउचिंग हो जाएगी, हर्निएशन हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है डाइटरी फैक्टर भी कुछ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पेशेंट है वो क्या है, लो फाइबर डाइट लेता है, ठीक है, फाइबर का इंटेक करता ही नहीं है डाइट में, या पानी कम पीता है। उन सारी कंडीशन की वजह से बॉडी में क्या, हार्ड स्टूल की फॉर्मेशन होगी। जब हार्ड स्टूल की फॉर्मेशन होगी उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी। और जब पेशेंट क्या है, स्टर्निंग करेगा, स्टूल पास आउट करने लगेगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या है, प्रोट्रूड आउट हो जाएगी, म्यूकोजा इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो क्या है, प्रोट्रूड आउट हो जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, डायवर्टिकुला फॉर्म करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और उन्हीं डायवर्टिकुला में फिर क्या, जो फीकल मैटर है, फूड मटेरियल हो गया, इकट्ठा होता रहेगा और क्या कॉज करेगा, डायवर्टिकुलाइटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को पेन फेल्ट होगा लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा कैसे, कफिंग, स्नीजिंग या वेट लिफ्टिंग, कोई भी ऐसे पेशेंट एक्टिविटी करेगा उस टाइम क्या पेशेंट को पेन क्या इंक्रीज हो जाएगा। और ये पेन क्या कॉलिकी होगा नेचर में, चुभने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डोमेन की डिस्टेंशन हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम रेक्टल जब पाल्पेट करेंगे तो रेक्टल मास पाल्पेट होगा वहां पे, ठीक है। पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। लोअर जीआई ब्लीडिंग में हमें पता है जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोचेजिया। और जब अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेलिना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक ही डायग्नोस मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोलोनोस्कोपी, वो क्या कंफर्मेटरी रहेगी। हम क्या है कोलोन की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि डायवर्टिकुला है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास मैनेजमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट में हम मेन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे, एंटासिड देंगे, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक देंगे और एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए, गैस के लिए, सिक्रीशंस के लिए और क्या है, पेन के लिए हम क्या सारी ड्रग क्या दे रहे हैं पेशेंट को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे डायवर्टिकुला का और रिपेयर करेंगे म्यूकोजल लेयर की, ठीक है। जो डायवर्टिकुला जो आउट पाउचिंग हुई थी, ठीक है, उसको क्या हम रिमूव कर देंगे और इस वॉल को क्या रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोन रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस विद रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। मान लो इस पार्ट में क्या है हमारे पास डायवर्टिकुला फॉर्म हुए, तो इस पार्ट को हम क्या रिसेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और जो ये बाकी पार्ट बचा हुआ है इसको क्या आपस में जोड़ देंगे। ऐसे हम क्या सर्जरी कर सकते हैं डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम पेशेंट को अक्यूट स्टेज में है, ठीक है, अचानक से सडन से उसको क्या है डायवर्टिकुलाइटिस हो गया है और डायग्नोस हुआ है, तो उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे हम, ठीक है। पेशेंट को इनिशियली क्या एनपीओ रखेंगे, ठीक है, और सर्जरी के बाद भी एनपीओ रखेंगे और धीरे धीरे क्लियर लिक्विड डाइट शुरू करेंगे, देन सॉफ्ट डाइट और फिर नॉर्मल डाइट पे जाएंगे, ठीक है। पेशेंट में जब इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाए तब उसको हम क्या है फाइबर डाइट क्या शुरू कर सकते हैं और फाइबर डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फिर फर्दर और क्या फॉर्म नहीं होगा डाइवर्टिकुला। तो और पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिससे उसका एब्डोमेन का प्रेशर क्या इंक्रीज हो है, इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो क्या इंक्रीज हो है। एग्जांपल लिखा है कि हैवी ऑब्जेक्ट कोई लिफ्ट नहीं करना है, बेंड नहीं करना है, ठीक है, स्टर्निंग ऑफ स्टूल अवॉइड करनी है, ठीक है, प्रेशर के साथ स्टूल पास आउट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। मॉनिटर करना है पेरिटोनाइटिस के लिए, अगर डायवर्टिकुला क्या रप्चर हो गया तो क्या है जो पेरिटोनियम लेयर है वहां पे उसका क्या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है,
तो हमने क्या मॉनिटर करना है उसको पेरिटोनाइटिस के लिए। पेशेंट को एडवाइस करना, जो लोग रिस्क पे हैं उनको हाई फाइबर और इंक्रीज फ्लूइड इनटेक लेने के लिए हम क्या एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, या फिर आईवी फ्लूइड्स उनको हम दे सकते हैं इंट्रावेनसली भी। तो ऐसे क्या मैनेज करेंगे। और नेक्स्ट लिखा है कि गैस फॉर्मिंग जो फूड्स हैं उनको क्या सारी चीज़ों को क्या अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये छोटी छोटी डिजीज कंडीशन थी, एक और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है हाइटल हर्निया, ठीक है। हाइटल हर्निया का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज इसोफेजियल और डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ठीक है। इसको हम इसोफेजियल हर्निया या डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्टमक का पोर्शन है अगर इसोफेगस में गया तो इसोफेजियल हर्निया, और डायफ्राम की जो हाइटस में से अगर बाहर आए तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस कंडीशन स्टमक प्रोट्रूडेड आउट हर्निएटेड थ्रू एन ओपनिंग इन दी डायफ्राम, जिसको हम क्या हाइटस बोलते हैं, ठीक है। जो स्टमक है ये हमारे पास क्या स्टमक है, लीजिए, और ये मैंने क्या बनाया है डायफ्राम। हमारा जो डायफ्राम है अब इसमें डिफरेंट हाइटस प्रेजेंट है, ठीक है, जहां से डिफरेंट जो नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, ओके, हमारे पास आउट होती है एब्डोमेन को, ठीक है। तो यहाँ T8 के लिए है जिसको केवस हाइटस बोलते हैं हम, ठीक है। इसोफेजियल हाइटस है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से वेगस और T10 नर्व के पास आउट होते हैं। एओर्टिक हाइटस है जिससे एब्डोमिनल एओर्टा के एंटर करती है, और साथ में लिम्फेटिक डक्ट उसके एंटर करती है। तो ऐसे हाइटस के डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम में, ठीक है। अब हर्निया क्या कंडीशन है, ठीक है, हर्निया, ठीक है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हाइटस प्रेजेंट था। तो अब जो स्टमक का जो पोर्शन है इस हाइटस से क्या है बाहर प्रोट्रूड आउट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हर्निया बोल रहे हैं। या फिर वो क्या है, जो स्टमक का पोर्शन है वो क्या इसोफेगस में भी जा सकता है, ठीक है, इस साइड को भी प्रोट्रूड आउट हो सकता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ को भी प्रोट्रूड आउट हो सकता है, यहाँ पे भी स्लाइड कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, दो टाइप के हर्निया, दो टाइप के नाम थे जो इंडिकेट करते हैं हर्निया, तो ऐसे दो टाइप के उसके क्या नाम है, हाइटल इसोफेजियल हर्निया और डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि हर्निया होता क्या एक्चुअली, ठीक है, मैंने बोला, ठीक है। जो स्टमक है हमारी उसका प्रोट्रूड आउट हो रहा है, वो क्या हर्निएट हो रहा है कहाँ, या इसोफेगस के थ्रू जा रहा है ऊपर को, या फिर जो हमारे डायफ्राम में डिफरेंट हाइटस प्रेजेंट है वहां से क्या है प्रोट्रूड आउट हो रहा है, ठीक है, वहां से बाहर को निकल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइटल हर्निया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कॉजेज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके कॉजेज, ठीक है। कॉजेज में क्या है, सबसे पहले कंजुनाइटल वीकनिंग हो गई है जो डायफ्राम है उसके मसल्स की, ठीक है। जो डायफ्राम है उसके मसल्स वीक हो गए हैं, उसकी वजह से जो स्टमक है क्या प्रोट्रूड आउट हो रहा है। या फिर जो हाइटस डिफरेंट ओपनिंग प्रेजेंट है डायफ्राम में, वो क्या है उनमें डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर क्या है, ऐसे फैक्टर है जो कि इंक्रीज कर रहे हैं हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो क्या हर्निएट आउट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स में मेन 2 टाइप्स हैं, और भी अदर टाइप्स हैं। फर्स्ट 2 मेन टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पैरा इसोफेजियल हर्निया, और सेकंड है स्लाइडिंग हर्निया। जो पैरा इसोफेजियल हर्निया है इसमें जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी है और जो फंडस है स्टमक का, वो क्या है वो प्रोट्रूड आउट हो जाता है ऐसे, ठीक है, इसोफेजियल ओपनिंग के पास, ठीक है। जो इसोफेजियल हाइटस था उसके पास ऐसे प्रोट्रूड आउट होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरा इसोफेजियल हर्निया। जो स्लाइडिंग हर्निया है इसमें ज़्यादा सीवियर वाला नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ केसेस में यही वाला प्रेजेंट होता है। इसमें जो कार्डिक स्फिंक्टर है सिर्फ वही वाला पोर्शन क्या है बार बार क्या यहाँ पे स्लाइड आउट करता है, ठीक है, स्टमक का, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास क्या है नॉर्मल स्टमक है हमारे पास, ऐसे है ना। तो इसका जो कार्डिक यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, तो यही कार्डिक स्फिंक्टर जब क्या है ये स्टमक का यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर था, अब ये कार्डिक स्फिंक्टर क्या है यहाँ पे रोल आउट हो गया ऊपर को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है, ये इसोफेगस है हमारा, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं पैरा इसोफेजियल हर्निया क्या होता है। नॉन स्लाइडिंग एट द साइड ऑफ इसोफेगस 5% केसेस में प्रेजेंट होता है और लेस कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या है जो इसोफेजियल हाइटस है वहां से जो स्टमक है और जो बॉडी है वो प्रोट्रूड आउट हो रही है। ये क्या है सिर्फ 5% केसेस में प्रेजेंट होता है पर लेस कॉमन होता है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, मोर हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल ज़्यादा है और अनकॉमन है, ठीक है। इसमें जो फंडस और जो बॉडी है वो क्या फिक्स्ड हो जाती है एट द साइड ऑफ ईसोफेगस। मैंने बोला ना, ईसोफेगस की साइड में क्या है, फिक्स हो जाता है जो फंडस और जो बॉडी है स्टमक की वो, ठीक है, यहाँ पे जाके फिक्स आउट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हम पैराइसोफेजियल हर्निया। इसमें क्या स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है, इन दिस स्टमक पार्ट स्लाइड ओवर द ईसोफेगस। जो स्टमक का पार्ट है ईसोफेगस के ऊपर स्लाइड आउट करेगा। 95% केसेस में यही वाला प्रेजेंट होता है और मोर कॉमन है ये, ठीक है, बट लेस हार्मफुल है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं है। और 95% जो केसेस है उसमें सिर्फ यही वाला स्लाइडिंग वाला हर्निया प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमक कीप स्लाइडिंग इनटू द स्टमक, ठीक है, जो कार्डिक वाला पोर्शन है स्टमक का वो क्या ईसोफेगस के ऊपर स्लाइड करता रहता है। इसके अलावा और भी टारगेट हाई में कुछ एक टाइप्स दिए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर नॉट सेट आया था, ठीक है, 2022 का जो आया था उसमें क्या आया था, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया आया था। तो जिनको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया पता होगा वही क्या उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर टाइप्स में, फर्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। जो कंटेंट है हर्निया के सैक के उनको क्या अगर हम रिवर्ट बैक कर सकेंगे, उसको जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी उसके ऊपर वापस ले जा सकते हैं, अगर ऐसा वाला हर्निया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। कंटेंट क्या प्रोट्रूड आउट हुए थे, बट उन कंटेंट को हम वापस से उनकी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, तो उस वाले हर्निया को हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिबल। सेकंड वाला है हमारे पास इरिड्यूसिबल। इसमें क्या है, जो कंटेंट है उनको क्या दोबारा से अपनी जो उनकी नॉर्मल पोजीशन थी वहां पे वापस हम नहीं ले जा सकते उनको। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनकार्सिरेटेड हर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडहेजन बिटवीन हर्निया सैक एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। जो हर्निया का सैक है और जो उसके कंटेंट है वो क्या एडहेयर हो गए होते हैं, आपस में चिपक गए होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। बट इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है हर्निया सैक को क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंटैक्ट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो जाती है, बाउल की, ठीक है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें उसकी क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। बट इसमें भी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या इंटैक्ट रहती है, जो सैक फॉर्म हुआ उसको क्या ब्लड सप्लाई जाती रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। यही वाला पूछा था कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का एक क्वेश्चन हुआ था, अभी क्वेश्चन मुझे ढंग से याद नहीं है, पर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का क्वेश्चन था। इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई टू हर्निया सैक इज कॉम्प्रोमाइज्ड इफ सर्जिकली रिपेयर इज नॉट डन इमीडिएटली, द सैक क्या बन जाएगा, गैंग्रेनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हर्निया का सैक है उसको ब्लड सप्लाई क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अगर हमने इमीडिएटली जो सर्जरी परफॉर्म नहीं की पेशेंट में तो उसको क्या हो जाएगा, जो सैक जो फॉर्म होता है वो क्या गैंग्रेनस हो जाएगा, नेक्रोज हो जाएगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट टाइप का हर्निया जो हम सुनते हैं कॉमनली, इंग्वेनल हर्निया। इसमें क्या होता है, जो एब्डोमिनल जो कंटेंट है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के जो मतलब पोर्शन है वो क्या प्रोट्रूड आउट होता है हमारे कहाँ, इनग्वेनल केनाल से क्या बाहर आ जाते हैं, जो एब्डोमिनल पार्ट्स हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट है वो क्या है प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं हमारी इनग्वेनल केनाल के थ्रू, उसको हम बोल रहे हैं इनग्वेनल हर्निया। नेक्स्ट है हमारे पास फिमोरल हर्निया, ठीक है, फिमोरल पार्ट से ही आएगा पर इनर थाई से, ठीक है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो क्या है फिमोरल पार्ट से बाहर आ रहे हैं। अम्बलाइकल हर्निया एक हम सुनते हैं, अम्बलाइकल जो ऑर्गन्स है जो पार्ट है, ठीक है, जो सैक है वो प्रोट्रूड आउट होता है कहाँ से, अम्बलाइकस से, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अम्बलाइकल हर्निया। तो ये सारे भी कुछ एक नाम है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। तो आज मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा। रिड्यूसिबल है जिसमें क्या है, जो स्टमक के कंटेंट है हम रिड्यूस बैक कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल अपनी पोजीशन में लेके आ सकते हैं जिसमें वो पहले थे। इरिड्यूसिबल है जिसमें नहीं ले जा सकते। थर्ड है इनकार्सिरेटेड है, ठीक है, इसमें जो एडहेजन हो जाता है जो कंटेंट है और जो सैक है उनमें, और ब्लड सप्लाई क्या नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड। इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बावल की, बट ब्लड सप्लाई इसमें भी क्या है नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रैंगुलेटेड। स्ट्रैंगुलेटेड में जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और जो सैक हो गया गैंग्रेनस बन जाता है। नेक्स्ट आ गया इंग्वेनल हर्निया। इंग्वेनल हर्निया में जो इंग्वेनल केनाल है उससे क्या है एब्डोमिनल कंटेंट के प्रोट्रूड आउट होते हैं। नेक्स्ट आ गया फिमोरल हर्निया, ठीक है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो क्या है फिमोरल पार्ट से इनर थाई से क्या प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकस से अगर एब्डोमिनल कंटेंट क्या प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं,
तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल हर्निया। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्निया में साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट आएगा मेरे पास पेशेंट में साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, तो पेशेंट को क्या होगा, हार्ट बर्न होगा उसको, ठीक है, रीगर्जिटेशन हो जाएगी, ठीक है, जो उसने खाना खाया है उसकी, ठीक है, हार्ट बर्न होगा, रीगर्जिटेशन हो जाएगी, नॉजिया वॉमिटिंग उसको हो सकता है पेशेंट को, डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है, उसको जब वो खाना स्वेलो करने में उसको क्या प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा सा खाना खाएगा तो उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, उसकी चेस्ट में हैवीनेस रहेगी, और जब सोएगा उसको सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होगी, नॉक्टर्नल डिस्निया उसमें प्रेजेंट होगा। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी और एंडोस्कोपी दोनों ही यहाँ पे क्या कंफर्मेटरी रहेंगे, दोनों से पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या है, हाइटल हर्निया है। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट हम सेम गर्ड की मैनेजमेंट जो हमने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज पड़ी थी उसकी जो मैनेजमेंट होती है सेम वैसे ही मैनेजमेंट करते हैं। एंटासिड देंगे, H2 ब्लॉकर देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे, या प्रोकाइनेटिक एजेंट जो मैंने बोला गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो स्टमक को जल्दी खाली कर देते हैं, ऐसे वाले कंटेंट हम देंगे पेशेंट को। लिवोसल्प्राइड जिसका एग्जांपल था हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट में, पेशेंट को क्या ब्लेंडेड डाइट के लिए बोलना है, उसको थोड़ा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट के लिए बोलना है, उसको बोला है कि जब वो खाना खा रहा है उसके साथ ज़्यादा पानी ना पिए, ठीक है, और क्या है खाना खाने के 2 घंटे बाद तक उसको क्या है फ्लैट नहीं लेटना है, ठीक है, अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है उसने, और टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है उसने, उसको क्या बोलेंगे कि लूज क्लोथ पहने, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।